नमस्ते सर, मैं नॉर्टनल से नीलाभ हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं अजय ब्रह्मात्मक जी। मुझे यकीन है कि उनको उनका परिचय देने से हम शायद टाइम वेस्ट ही करेंगे, तो मैं कोई खास परिचय नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आप सब जो मुझसे जुड़े हैं वो आपको अजय जी को जानते ही हैं। उनकी नई किताब हम ऑनलाइन किए हैं नॉर्टनल पर, इरफान और कुछ पन्ने कोरे रह गए। ये किताब इरफान के जीवन, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज का कुछ अलग सी बातों का संकलन है, और क्या है इस पर डिटेल में ही आज बातचीत करेंगे अजय सर के साथ। तो ये किताब क्या है, उसमें क्या लोगों को नया मिल सकता है। सर, तो मैं इसी से शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैं लास्ट में हम लोग बताएंगे किताब कैसी दिखती है, कैसी पढ़ी जा सकती है, वो जो लोग नॉर्टनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए वो जान पाएंगे, वो लास्ट में देखा जाएगा। फिलहाल मैं सर आपसे ये बात करना चाहूँगा, इस किताब में नया क्या है, क्या अलग जानने को मिलेगा इरफान के बारे में, सर आपके ऊपर। जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और ये आप ही थे कि बार बार कह रहे थे कि किताब आ जानी चाहिए। मैं थोड़ा संकोच कर रहा था, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि नहीं, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा था मुझे कि उनके ठीक नहीं रहने के बाद तुरंत ही लोगों ने आग्रह किया, प्रकाशकों ने भी कहा कि आप जल्दी से कोई किताब कीजिए। फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन कई बार लगा। और खास करके मैं यहाँ पे न्यूज लॉन्ड्री के अतुल चौरसिया का नाम लूंगा। उन्होंने जिस तरीके से मेरे दो पुराने इंटरव्यू छापे और न्यूज लॉन्ड्री पर, और वहां लिखा और फेसबुक पर भी शेयर किया, उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया कि इरफान के बारे में किसी प्रकाशक को, अजय ब्रह्मात्म को पकड़ना चाहिए और उनसे किताब करवानी चाहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा जानकारी और किसी के पास नहीं है, ऑथेंटिक जानकारी। मैं ऐसा ऑथेंटिक जैसा दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन ये है कि इरफान से एक लंबा परिचय रहा मेरा। अब वो परिचय सिर्फ एक पत्रकार और एक एक्टर का नहीं था। कहीं हम लोगों के बीच एक ऐसा भाईचारा था। वो मुझे भैया कहते थे हमेशा। भैया कह के ही संबोधित किया उन्होंने मुझे। और ये बात कहीं भी मैं क्राउड में रहूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहूं, कहीं भी रहूं, वो पुकारते समय भैया कह देते थे। तो ये बात जब आई कि भाई, मैंने क्या सोचा कि अगर अतुल भी कह रहे हैं, बाकी लोगों का भी इंटरेस्ट है उनके इंटरव्यूज को पढ़ने में, तो इंटरव्यूज तो सोशल मीडिया पर और अलग अलग जगहों पे उपलब्ध है, पत्रिकाओं में उपलब्ध हैं, वेब पोर्टल पे उपलब्ध है, मेरे चमन्नी चैप ब्लॉग पे उपलब्ध हैं। लेकिन उनको खोज खोज के पढ़ना सबके लिए उतना आसान नहीं है। और फिर कुछ ऐसी चीजें भी हैं इस किताब के अंदर जो वहां नहीं है। जैसे मैंने जो दो चिट्ठियां उनकी शेयर की हैं, वो पहली बार पहले पब्लिक डोमेन में आएंगी। जो उन्होंने बहुत पहले एक चिट्ठी, एक वॉइस नोट मुझे भेजा था अपनी बीमारी के बाद, एक जानकारी देते हुए। और उसके बाद मेरे जन्म ने, उसके पहले ही मेरे जन्मदिन के मौके पर, जब मैं 60 साल का हो रहा था, तब उन्होंने एक बधाई संदेश मुझे भेजा था। उसके बारे में भी मैंने, वो चिट्ठी भी, हालांकि वो छोटी सी है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बोल रहे हैं और क्या चीजें उनको याद रहे। इसके अलावा किताब में बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप किताब खरीदते हैं तो वो देख पाएंगे। मुख्य रूप से जो मैं कलाकार इरफान खान, जो एक्टर इरफान खान थे, उनके ऊपर और खान लिखना वो पसंद नहीं करते बाद के दिनों में, इसलिए हम लोग इरफान ही चर्चा करेंगे। और नाम में उन्होंने एक एक्स्ट्रा आर लगा लिया था, इरफान कर दिया था उन्होंने नाम। तो इसी नाम से हम चर्चा करेंगे। हिंदी में सुविधा है हमें कि हम इरफान बोल दें और दोनों काम हो जाता है। खैर, तो इसमें जितने भी इंटरव्यूज हैं, उस इंटरव्यूज में आप देखेंगे कि जो एक क्रमिक विकास है उनके एक्टर होने का, उनके कंसर्न का, उनकी चिंताओं का, जिस तरीके से वो खुद में सुधार कर रहे थे, उनका एक विकास हो रहा था, वह सब कुछ वहां दिखेगा उन बातचीत के सिलसिले में। अलग से मैंने इरफान पर कोई नोट नहीं डाला है और कोई प्रोफाइल नहीं लिखा है, कोई प्रोफाइल नहीं तैयार किया है, और कभी भी मैंने अपने कैरियर में उनके ऊपर कोई प्रोफाइल अलग से नहीं लिखा मैंने कि इरफान क्या है, कैसे हैं। जो भी है, कह लें कि उन्हीं के मुंह से कहा हुआ है, उन्हीं की बातचीत में वो सारे प्रसंग आए हैं। और वो लंबे इंटरव्यू हैं, बड़े ही अनौपचारिक किस्म के भी इंटरव्यू हैं।
और ऐसे इंटरव्यू नहीं है जो 400 500 700 आजकल जो फैशन है उसके हिसाब से खत्म हो जाते हों और अपनी बात कह जाते हों। क्योंकि 700 शब्दों में मेरा वैसे भी रहा है कि मैं ज्यादातर बातें आधे घंटे से कम करता नहीं हूँ। अभी भी जब किसी से मुलाकात बात होती है तो ये बात 40 मिनट 50 मिनट जाती ही है। और इरफान के साथ तो एक ऐसा रिश्ता था और एक परस्पर भरोसा था एक दूसरे पर कि उन्होंने कभी मेरा इंटरव्यू मंगा के नहीं देखा, न कभी पूछा कि उसमें क्या लिखा आपने, क्या बातें हुई हैं हमारी। उनको पूरा विश्वास था, भरोसा था कि मैं अगर कुछ उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बोल भी दिया है या कुछ ऐसी बातें कह दी है तो मैं उसको जग जाहिर नहीं करूंगा। तो ये सारे परस्पर विश्वास की बात थी और एक दूसरे में भरोसे की बात थी, जिसकी वजह से ये सारे इंटरव्यूज हुए। और इस इंटरव्यू की सचमुच यही खूबी है कि आप एक्टर इरफान को समझ पाएंगे। कुछ एक फिल्मों के बारे में भी उन्होंने बातें की हैं, कुछ अपनी उन उपलब्धियां नहीं कहूंगा, उन जो एक अलग शैली वो अपना रहे थे, जो चीजें वो कर रहे थे, उसके बारे में भी उन्होंने बातें की हैं। और एक एक्टर के तौर पर वो कहाँ जाने को सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे और क्या उनके मन में था, किस तरीके की उनकी चिंताएं थी, इन सारे पहलुओं पर भी उसमें बातें हैं। तो वो सारा प्रसंग बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है उनके एक्टिंग कैरियर को समझने के लिए। व्यक्तित्व की बातें, जो पर्सनालिटी की बातें होती है, वो फिर कभी मौका मिलेगा मुझे तो जो मैं उनको देख और समझ पाया उनके बातचीत से, उनके व्यवहार से, उनके यहाँ आने जाने से, हमारी मुलाकातों में, मैं फिर कभी लिखूंगा। और भी मेरी योजनाएं हैं उनके साथ और कुछ दोस्त उनके भी तैयार हैं कि साथ में काम करेंगे। तिग्मांशु उनके बहुत ही यार रहे हैं, उनके अजीज दोस्त रहे हैं। और विशाल हैं, इरफान है, ये उसके अलावा सुजीत सरकार के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो एक इरादा मेरा ये भी है कि उनके निर्देशकों के साथ बातचीत की जाए और उनकी फिल्मों पर, जो ही चुनिंदा फिल्में हैं उन चुनिंदा फिल्मों पर उन निर्देशकों से बात करके फिर से एक्टर इरफान को उस कैरेक्टर के संदर्भ में समझने की कोशिश की जाए कि क्या उनमें ऐसी खासियत थी जो उनको दूसरे अपने समकालीन एक्टर से अलग करती है और आगे पीछे के एक्टर से भी अलग करती है। तो ये सारी चीजें हैं किताब में। जी मैं कुछ ऐड भी करूंगा शायद सर, आप थोड़ा सा जो मिस कर गए मुझे लग रहा कि हालांकि इरफान के अभिनेता वाले पात्र पर तो उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज उसमें संकलित किए हैं, लेकिन जो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है मुझे वो बड़ा खूबसूरत पहलू लगा। और मुझे लगता है किताब का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है वो और उनकी वाइफ के बीच के जो संवाद आपने डाले हैं, वो मेरे ख्याल से काफी हद तक उनके व्यक्तिगत चीजों पर काफी प्रकाश डालते हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से कंपाइल किए गए हैं। तो जिनको इरफान को कैसे इंसान थे या उनकी क्या सोच थी, एक अभिनेता के तौर पे तो अलग बात है, लेकिन गैर अभिनेता के तौर पे, इंसानी तौर पे वो कैसे थे, इस पर वो पार्ट मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और हालांकि मदारी पर निशिकांत कामत का क्या सोच है और वो क्या चाह रहे थे और क्या हुआ, उस पर भी काफी अच्छा खासा कुछ पेजेस पर आपने लिखा हुआ है और उसको ऐड किया है। तो जो दो चीजें आप मिस कर गए सर, बस मैं वो ही ऐड करना चाह रहा था कि इस किताब में वो भी मिलेंगी लोगों को। नहीं, वो तो सहजीवन करके उसका शीर्षक जी रखा है हमने। जी। और वो बहुत पसंद नहीं करते कि पति पत्नी कहा जाए उनको। हाँ। अच्छा। और शायद वो शादी भी नहीं करना चाहते थे, साथ में रहना हाँ, चाहते थे ये और रह रहे। बड़ा हाँ, खूबसूरत काफी प्रसंग है समय सर। से। हाँ, उसमें पूरा डिटेल उन्होंने बताया है कि कैसे सरकारी कागजात के लिए उनको शादी करनी जी पड़ी। और जी। अगर वैसी वो एक जरूरत नहीं पड़ती, वैसी कोई शर्त नहीं होती, कंडीशन नहीं होता तो शायद नहीं करते वो। जी और जी। दोनों का जीवन है, दोनों का व्यवहार है, दोनों जिस तरीके से रहते थे, बराबरी का संबंध था दोनों के बीच में। और सुतपा कई मामले में मुझे तो लगता है कि उस इरफान के निर्माण में सुतपा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कभी मौका मिला तो मैं सुतपा से भी अलग से बात करूंगा उनके बारे में। और ये जो जिस चैप्टर की बात आप कर रहे हैं उस चैप्टर में तो फिर भी उनके स्टेटमेंट भी मिल जाते हैं, इरफान के भी मिल जाते हैं, सुतपा के भी मिल जाते हैं कि वे लोग विवाह, परिवार, बच्चे, इन सारी चीजों को लेकर कैसे सोचते थे और जीवन में क्या सब हासिल हासिल नहीं, क्या चीजें वो जुटाना चाहते थे और क्या उनकी चिंताएं थी। उसमें भी बहुत अच्छी बातचीत है। और वो कॉलम था एक मेरा और जिसको मैं बहुत गंभीरता से लेता था और
उस सीरीज में मैं वो काम करता था। उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज जिन जो बहुत ही पॉपुलर हैं, उनके ऐसे जीवन के, शादी और प्रेम के अंतरंग पहलू पर मैंने बातें की हैं। उसमें आमिर खान भी हैं, अभिषेक बच्चन भी हैं, ऐश्वर्या भी हैं, और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं उसमें, और भी एक्टर्स हैं। आपके लखनऊ के सलीम आरिफ साहब हैं, उनकी पत्नी लुबना, और वो, तो इस तरीके से बहुत सारे, वो भी एक संग्रह है मेरे पास, जिसको मैं जल्दी ही तैयारी कर रहा हूँ थोड़ा, उसको भी लाने की। देखे वो कब तक हो पाता है। जी। लेकिन वो जी मुझे लगता है कि मेरे लिए वो बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही जरूरी विषय है, इस लिहाज से कि मुझे लगता है कि हम लोग आधुनिक जीवन में, अभी के जीवन में जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, उसमें कई बार, और खास करके आधुनिक शहरी जीवन में जो चीजें चल रही हैं, उसमें हमें लगता है कि ये सब बहुत फालतू चीजें हैं। परिवार, विवाह, परस्पर संबंध, प्रेम, ये सारा, और इस पर क्यों हम अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, हम सारा काम कर रहे हैं, उसमें इसकी जरूरत क्या है चर्चा करने, या किसी और को जानने की क्या जरूरत है। बहुत जी निजी मामला है, निजी मामला। लेकिन अगर वो किसी के लिए अनुकरण का विषय हो सकता है, कोई वहां से सीख सकता है, कुछ चीजें समझ सकता है, क्योंकि यूथ के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सहजीवन या साथ में रहना जो है, वो कई सारे पहलुओं को सामने ले आता है, कई सारी मुश्किलों को सामने ले आता है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि मतलब, हालांकि ये बात जवान पीढ़ी और मेरी पीढ़ी की बात हो जाएगी, लेकिन मैं कोई जनरेशन गैप की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ नए उम्र के लोगों के, कि बहुत जल्दी तैश में आकर के संबंधों को तोड़ना, ये एक नई प्रवृत्ति बहुत तेजी से डेवलप हुई है। ये बहुत बुरी भी नहीं है, मतलब अगर आपको लगता है कि आप नहीं रह सकते साथ में, तो नहीं रहना चाहिए। इसमें कोई मेरा आदर्श ये नहीं है कि नहीं आप विवाह बंधन में बंधे। इन सारी बातों को, क्योंकि ये सारे सवाल मेरे दिमाग में रहते थे इस इंटरव्यू को करने के पीछे, तो ये सारे सवाल भी मैं उनसे करता था कि उनके क्या विचार है इन मुद्दों पर। तो वो सारी चीजें आई हैं जो इस बातचीत में भी, जो इस किताब में इरफान और सुतपा की बात है, सुतपा सिकदर। आप देखेंगे कि उसी इंटरव्यू में इरफान स्वीकार करते हैं कि जब मैं जयपुर से दिल्ली आया था तो मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था, मैं कुछ भी नहीं जानता था, मैंने विदेशी फिल्में नहीं देखी, मैंने ज्यादा फिल्में नहीं देखी थी। और सुतपा उस हिसाब से, चूंकि वो दिल्ली की थी और ज्यादा एक्सपोज थी चीजों से, तो उन चीजों से ज्यादा उनका वाकफियत थी और ज्यादा समझ आती थी। और जैसा कि इरफान ने बताया भी कि वो तो अपने दोस्तों के साथ मस्त रहती थी, लड़कों के साथ देख के आश्चर्य भी होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़कियां लड़कों के साथ मस्ती कर रही हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं उसमें। जी जी आज हमारा सुतपा के बारे में शायद कुछ लोग जानते हो कि सुतपा बहुत ही सिद्धहस्त लेखिका है। और उन्होंने मुंबई आने के बाद सबसे पहले खामोशी फिल्म लिखी थी, जो संजय लीला भंसाली की भी पहली फिल्म है, वो लिखी थी उन्होंने। नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला थे उसमें। और उसके बाद से कहीं ना कहीं समहाउ मुझे लगता है कि उन्होंने इरफान के कैरियर के लिए और इरफान के पूरे पर्सनालिटी को देखते हुए उन्होंने खुद को बैक बर्नर पर रख लिया, और वहाँ पूरा सहयोग किया उन्होंने। हालांकि वो बीच बीच में लिखती रहती हैं, कुछ फिल्मों में राइटिंग भी की है उन्होंने। और उस जमाने में आर एन शर्मा जी का सवाल है कि क्या इरफान ने टीवी सीरियल किए थे, तो सच्चाई ये है कि इरफान शुरू में टीवी सीरियल के भरोसे ही शहर में रहे। और सबसे पहले उनकी शुरुआत ही भारत एक खोज से होती है। उसके पहले हालांकि एक दो फिल्में कर चुके थे वो, गोविंद निहलानी के साथ और तपन सिन्हा के साथ। लेकिन मुंबई आने के बाद भारत एक खोज और चाणक्य, चाणक्य से मैं भी जुड़ा हुआ था, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का वेब सीरीज, ये सीरियल था वो, जहां उन्होंने भूमिका निभाई थी। तो वहां से भी हमारा परिचय हुआ। और चूंकि हम दोनों के बीच एक कॉमन, जो मैंने भूमिका में डाला है, कि मेरे एक फुफेरे बहनोई हैं, ईशान त्रिवेदी। ईशान त्रिवेदी उनसे एक साल सीनियर थे एनएसडी में। और उनके जरिए मेरा शुरू में परिचय हुआ था इरफान से। और वैसे दिल्ली में भी एक दो बार मुलाकातें थी, लेकिन वो उसको दोस्ती जैसी बात नहीं कह सकता हूँ मैं, वो बहुत ही औपचारिक मुलाकातें थी। लेकिन यहाँ आने के बाद से, जब मैं मुंबई आ गया, मुंबई आने के बाद से ये मेरी मुलाकातें हुई। और मैंने जिक्र भी किया अपनी भूमिका में कि कैसे वो मकान
रहने का स्पेस बदलते गए। और कैसे एसिक नगर से शुरुआत की थी उन्होंने। एसिक नगर में अपने मामा के यहाँ रहते थे, मामा ने उनको अपने फ्लैट का एक कमरा दिया था, उसी कमरे में किचन था, उसी कमरे में बेडरूम था, उसी कमरे में से कोई, उसकी एक तस्वीर भी पिछले दिनों जब मैंने शेयर की थी तो वायरल हुआ था वो। जी जी। वहां से शुरुआत की और अभी फिर मुझसे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है उनका नया आवास। मैं उनके लिए वही था शब्द, जैसे आपने अपने फेसबुक लाइव इसमें लिखा है, कोई इन्वर्टेड कॉमा में डाला था, जी जी जी। शायद बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा उस पर। हाँ, लेकिन धन्यवाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो, कि हम लोग कैसे उनको प्रेजेंट टेंस में ही समझ पाते हैं और देख पाते हैं। और ये कहना बहुत ही नागवार गुजरता है कि भाई थे। हाँ, तो अभी उनका रेसिडेंस यहीं पे है, और जहाँ सुतपा और उनके बच्चे रहते हैं, तो बहुत पास में आ गए थे और हमारी मुलाकातें हुआ करती थी। ये सारी बातें हैं उस किताब के अंदर। मैं कहूंगा उसको कि बहुत ही अंतरंग की भी किताब है, लेकिन बहुत ही औपचारिक किताब भी है, बहुत ही जी। फॉर्मल तरीके से भी ये बातें रखी हुई। और यही सिलसिला है, और देखें। जी नहीं नहीं, बढ़िया सर। बीच बीच में अपने क्वेश्चंस तो आते रहेंगे, बट कई लोगों ने पहले ही सवाल अपने अपने भेज रखे हैं, तो उन सवालों को भी इसको इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर जी जी, रहेगा। सवाल पूछते जाए आप। जी 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 हाँ जी हाँ। तो पहला सवाल है, आलोक मिश्र जी हैं दिल्ली से, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। आप जो कि हम लोग जानते हैं कि आजकल हिंदू मुसलमान को लेकर के काफ़ी मुश्किलें रहती हैं समाज में, और एक काफ़ी अलगाववाद किस्म की भी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन उनका सवाल ये है कि इरफान हर तरह के तबके में काफ़ी पसंद किए गए। जो जिनको मुसलमान से भी दिक्कत है उन्होंने भी इरफान के साथ काफ़ी मतलब आत्मीयता रखी और उनको पसंद किया। तो ये क्या ऐसी वजह थी इरफान की चीज़ों में कि जिससे भारत के हर समाज में उनको बराबर का वो मिला, शायद बहुत एक्टर्स को नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से उनका यही सवाल नहीं, देखिए, ये ठीक है कि जन्मना वो मुसलमान थे, जन्म है। से। जी जी और लेकिन एक एक्सपोजर के बाद, एनएसडी में आने के बाद से और उसके बाद से जो पढ़ाई लिखाई का उनका जो व्यक्तित्व का विकास हुआ, उसमें उनमें तब्दीली आई, हम सब में तब्दीली आती है। और मुझे नहीं लगता कि एक मुसलमान की तरह वे सोच पाते थे, उस तरीके से धर्म के आईने में चीजों को देख पाते। जी और जी आपको याद होगा कुछ सालों पहले उनको फतवा भी जारी किया गया था, और जी हाँ। कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया था ऐसा, जिसको लेकर के मुस्लिम तबका बहुत, खास करके कट्टरपंथी बहुत नाराज थे उनसे। लेकिन बिल्कुल उनका बिल्कुल। कहना था, और इस बात को वो इम्प्लीमेंट भी करते थे अपने परिवार में, और उनके परिवार में हर त्योहार मनाया जाता था, जो कि एक बहुत ही सेकुलर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का यह भी एक अलग पहलू है जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं, कि आपको ज्यादातर परिवार ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे ऐसे हिंदू मुसलमान दोनों परिवारों के लोग हैं और साथ में रहते हैं। वहाँ सभी धर्म के रीति रिवाजों का नहीं, उन त्योहारों का मनाया जाता है, जश्न होता है, जो हिंदुओं के हों या मुसलमानों के हों या ईसाइयों के हों। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल सलमान खान का परिवार है। हम सलमान खान के बारे में जो भी बातें करनी है कर सकते हैं, लेकिन उनके परिवार में ये, जिसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, उसकी मिसाल है। इरफान के यहाँ भी ये थे, इरफान को भी कभी धार्मिक चीजों से ज्यादा मतलब नहीं रहता था, बल्कि वो इससे थोड़े दुखी भी रहते थे कि जो अभी खास करके पिछले दिनों जब मैंने इस बात की चर्चा की थी, उनकी मौत के बाद किसी टॉक शो में, या कहीं अपने लिखा था मैंने, तो उसमें उनके वाम होने के या उनके लेफ्ट ओरिएंटेशन होने की बात की थी, तो कोई संघी बहुत नाराज हो गए थे कि देखिए उनके मौत पर भी ये अपने पार्टी पॉलिटिक्स कर। लेकिन सच्चाई यही है कि सोच के स्तर पर जो व्यक्ति जैसा था, उसके बारे में वैसी बात करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा उन्होंने सोचा। और हिंदू मुसलमान बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन एक अप्रोच उनका रहता था, और वो इस बात से खुश रहता, और उससे भी बड़ी बात है कि वो धर्म से ज्यादा वर्ग की बात करते थे। जो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास है, या कह लें जो शोषित वर्ग है, उसके प्रति उनकी जबरदस्त हमदर्दी थी। आप मेरी बातचीत में भी देखेंगे, जब वो चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे, जिनको वैसा एक्सपोजर नहीं है, उनमें आम लोगों के प्रति हमदर्दी कैसे पैदा हो।
जिन्होंने आम लोगों की जिंदगी नहीं देखी है उस तरीके से, क्योंकि वे खुद, उनका जीवन तो वैसे सामान्य जिंदगी से एक विशेष बनता चला है, लेकिन उनके बच्चे तो उस विशेष जिंदगी में पैदा हुए, उस माहौल में पले, तो उनको ये चिंता रहती थी, और इसीलिए आप देखेंगे बच्चों को अपने रेगुलर एजुकेशन में नहीं भेजा। उन्होंने जो एक पारंपरिक पढ़ाई होती है उसमें कभी अच्छा। नहीं भेजा, उसके अरे लिए वाह। अलग से व्यवस्था की, और मुंबई में ऐसी व्यवस्था है अच्छा। जहाँ पे, हाँ, जहाँ पे आप अलग अलग, जहाँ परीक्षाएं नहीं होती, जहाँ पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाए जाते, जहाँ छात्रों की रुचि का ख्याल रखा जाता है, उस हिसाब से जिसमें रुचि हो उसको डेवलप करने दिया जाता है, तो ये सारी चीजें होती है, और वही उनके बच्चों के साथ है। आज उनके बच्चे, अगर बाबिल के आप कुछ एक इंस्टाग्राम पे स्टेटस देखें और जिस ढंग से वो बातें कर रहे हैं आजकल, अब बोलेगा कि कितना योग्य और कितना इंटेलिजेंट बच्चा है वो। बच्चा ही है हम लोगों के लिए, लेकिन अब तो वो एडल्ट है और अपनी बातें कह सकता है, तो ये सारी बातें हैं। जी हाँ, बढ़िया। पूछा क्या? दूसरा सवाल। हाँ जी जी जी। जी तो चलिए, ये तो बड़ा अच्छा जवाब था। इनफैक्ट एक चीज और ऐड करूंगा और बताए बिना, इसमें एक पूरी किताब एक छोटा सा ही पार्ट है जो इरफान की माँ और सुतपा जी के लिए क्या चाहती थी धर्म को लेकर के, और इरफान क्या चाहते थे। ये बड़ा खूबसूरत छोटा पार्ट है जिसको मैं इस तरह से जग जाहिर करने के वजह आपसे आग्रह करूँ किताब में पढ़ें कि उस दौरान धर्म को लेकर के, हिंदू मुसलमान को लेकर के उनकी क्या चाहत थी, क्या सोचती और परिवार जी उसके जी बारे में जी क्या जी, बहुत बहुत अच्छा बहुत प्रसंग अच्छा है। वो है। जी जी। तो जी मैं कहूँगा कि पाठक जो, या जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो उस किताब में इस पार्ट को भी ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के जी आंसर के लिए। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे पता है कि अजय सर के भी अच्छे दोस्त हैं, अश्विनी जी लखनऊ के रहने वाले हैं। तो उनका एक बढ़िया सवाल ये है सर कि अभिनेता के साथ साथ इरफान बहुत अच्छे निर्देशक भी थे, उनकी समझ थी एक निर्देशक की, और उन्होंने कुछ टेलीफिल्म भी निर्देशित की, लेकिन उसके बाद वो उस पर आगे नहीं बढ़े। तो क्या वो अपने अपने निर्देशन को लेकर कितना सीरियस थे और क्या सोचते थे? हालांकि इसका कुछ पार्ट जो है, जो मुझे यकीन है कि इंटरव्यू में दिया गया है, लेकिन आप अगर इस पर हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल और है। हाँ जी जी। बताएं सर नहीं, थोड़ा। उसमें बहुत संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो अ, एक समय था जब उनका कैरियर एक स्टेग्नेशन पे, पठार पे आ गया था टीवी में, जी और टीवी में करते करते वो थक गए थे, लगातार एक जैसा काम हो रहा था, बहुत मजा नहीं आ रहा था उनको, और फिल्में मिल नहीं रही थी, फिल्मों में काम नहीं मिल पा रहा था। ये बात है हासिल के समय, और वॉरियर जो उनकी फिल्म आई जिससे वो काफी मशहूर हुए, विदेशों में खास करके पहचान, वॉरियर के बाद वो, तो इसी इसके आसपास ही उन्होंने सोचा था कि वो करेंगे, निर्देशन में उतरेंगे, और उन्होंने, जिसको हाथ साफ करना कह लें बहुत सामान्य शब्दों में, तो उसकी भी कोशिश की थी। और उन्होंने एक दो जो एपिसोडिक होते थे ना, एक दो दो घंटे के, एक घंटे के प्रोग्राम आता था जी हाँ पर, हाँ स्टार पर उस समय, स्टार बेस्ट हाँ सेलर, और जी का एक होता था, तो जी उसके लिए एक शायद किया था उन्होंने, एक दो, और यही था उन लोगों का, ये था कि प्रोडक्शन में जाने के मूड में थे वो, प्रोडक्शन अच्छा। भी ये किया उन्होंने, हम्म। पायलट शूट किया और तमाम चीजें की उन्होंने, लेकिन वो पूरा करते करते वो इतना थक गए और चिढ़ गए, वो निर्माता होने की जो एक जद्दोजहद होती है, और जो एक पैसा बचाना और कनिंगनेस जो होती है, तो वो जी जी। उनकी क्रिएटिविटी को कहीं मार रही थी, हम्म। जिसकी वजह से उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और संयोग से तभी उनका कैरियर भी एक कह लें ऐसी सीढ़ी पे आ गया जो लगातार ऊपर की ओर जाए, तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। उसको बिल्कुल बंद ही कर दिया, छोड़ दिया उसको, नहीं किया फिर, तो ये है। जी अश्विनी हालांकि एक 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 बात और भी ऐड करते हैं कि वो महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, और एक किस्सा भी वो बता रहे हैं कि फादर्स डे के दिन वो अपने बच्चों को एक दिन गांधी आश्रम लेके गए थे। इसके अलावा वैसे उनका क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है महात्मा गांधी के अलावा वो किन बड़े मतलब हस्तियों से प्रभावित रहे हैं? कुछ एक नाम फिल्म के बारे में नहीं, मतलब जो जैसे गांधी जी हैं या कोई और बड़ी हस्तियां ऐसे कुछ, चूंकि आप उनके दोस्त रहे हैं, मतलब उनके साथ काफी वक्त गुजारे, तो किन के विचारों से, किन के तौर तरीकों से वो काफी प्रभावित रहे, इस पर थोड़ा सा बताएं। नहीं, गांधी का प्रभाव तो था उन पर, गांधी ने बेसिकली मानववादी जो अप्रोच था जिसकी वजह से, और गांधी भले ही कांग्रेस के नेता थे, लेकिन हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी इस देश के लिए एक बहुत बड़े विचारक हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं,
और संयोग से वो कांग्रेस के नेता थे और आजादी की लड़ाई में उनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन उनके जो विचार हैं, गांधी विचार जो हैं, गांधीवाद जो है, गांधीवाद आज कितना रेलिवेंट हो गया है, और इस वैमनस्य के दौर में हम इस चीज को समझ सकते हैं, और इस चीज को मानते थे वो, और इसी वजह से वो ले गए होंगे अपने बच्चों को सदाकत आश्रम में, ये सदाकत कह रहा हूँ मुझे, गुजरात में जो उनका आश्रम है, हाँ, जी वहां दिखाने के लिए। और ऐसे भी वो, आप देखें कि उन्होंने जमीन से उनको बहुत प्रेम था। मतलब सिर्फ दर्शन राजनीति का ही नहीं होता है, जीवन शैली का भी होता है। तो खेती से उन्होंने फार्म हाउस बनाया था अपना, जहाँ नासिक के पास, जिसका नाम भी उनके नाम पे अभी रखा गया है, उस गांव के आसपास का। तो वहाँ खेती करते थे। यहाँ मुंबई में भी आसपास उन्होंने कुछ जमीनें खरीदी, जहाँ पे मैंने तो उनके बागान के आम भी खाए हुए हैं, तो वो भी था उनका। तो ये एक शौक था, और जाते थे, रुचि लेते थे उन चीजों में, काम करते थे। तो जो गांधीवाद वाली बात है, मुझे पूरा ये है कि अगर किसी वाद में उनको लाने की कोशिश करें, किसी इज्म में, तो वो गांधीवाद के ज्यादा करीब पाए जाएंगे। बाकी वो वामपंथी तो थे, और लेफ्ट सोच के थे, लेफ्ट के राइटर, या जो हकों की बात करते हैं, ऐसे लेखक उनको पसंद थे। पास बहुत पसंद थे उनको, पास पंजाब के जो कवि हैं, जी जी। हिंदी में उदय प्रकाश उनके बहुत फेवरेट राइटर थे। हाँ, अच्छा तो बाद के दिनों में वो एक उर्दू हिंदी में किताब थी, उसका वो, उस पर कुछ फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके संपर्क में थे। लिटरेचर से लगातार वो संपर्क में थे, और लिटरेरी फिगर्स से भी संपर्क में रहते थे। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जैसे ही आप पॉपुलर होते हैं, मशहूर होते हैं, तो फिर एक अलग किस्म के इन संबंधों में टुचई आ जाती है। मैंने महसूस किया है कि अगर आप सामान्य जिंदगी में जी रहे हो, आपका कोई मित्र अचानक से बहुत पॉपुलर हो जाए, लोकप्रिय हो जाए, तो आप, हम दोनों के बीच में एक थोड़ी सी अलग किस्म की अड़चन आने लगती है, हाँ 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 और कई बार हम उसका बेजा इस्तेमाल करने लगते हैं। जी कई जी बार, जबकि वो जो सेलिब्रिटी होता है, वो एक मानव की तरफ है, एक मनुष्य की तरह, एक दोस्त की तरह आपसे बिहेव करना चाहता है। लेकिन आप उसको एक सेलिब्रिटी की तरह हमेशा इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो कभी घर आ गया, मैंने कई बार अपने दोस्तों में देखा है, कई बार वो घर आ गया तो जो दो चार लोगों को फोन करके बुला लेते हैं, अरे आ जाओ इरफान आए हैं। तो ये चीजें होने लगी थी उनके साथ, तो जिसको वो बहुत पसंद नहीं करते थे, इसलिए थोड़ा दूर रहते थे। कई लोग इसको कहेंगे कि वो कन्नी काटने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। दिल में उनके उतना ही प्यार था, और दिल से वो इतना ही पसंद करते थे उन लोगों को। हाँ, और जी उनकी रचनाएं पढ़ते रहते थे। जी अरे वाह! नहीं अच्छा है सर, मुझे लगता है किताबों के साथ जुड़े रहने से बहुत कुछ फ़ायदा ही रहता है। तो क्योंकि हाँ उसमें काफ़ी कुछ नए-नए विचार तो आते ही रहते हैं। हमारे एक और अच्छे दोस्त हैं और हमारे फॉलोवर हैं, आर्यन शर्मा जी हैं, उन्होंने भी कुछ सवाल आपके लिए भेजे हैं। उनकी जी जी। हॉलीवुड यात्रा के ऊपर कुछ बताएँ। हालाँकि शायद इस किताब में बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं किया है उनके हॉलीवुडी एक्सपोज़र को लेकर के। बहुत छोटा, जो बहुत छोटे छोटे प्रसंग है, दो चार। हाँ, बहुत हाँ छोटे-छोटे जी, हाँ। जी जी। उसको लेकर के वो कुछ बताएँ। रेफरेंस में ही आते हैं, वो संदर्भ में आते हैं। जैसे जी, एक बार जी। मैंने ऑस्कर से लौटने के बाद उनका इंटरव्यू किया है। हाँ, हाँ, हाँ। जो कैसा रहा एक्सपीरियंस। एक बार जी, शायद टोरंटो से लौटने के बाद किया है मैंने उनका जी, इंटरव्यू। जी। तो उसमें टोरंटो का थोड़ा सा जिक्र आता है, रेड कारपेट का जिक्र आता है, ये सारी उन्होंने चीजें कोई होती हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड को किस तरह से देखा, मतलब कुछ उनकी सोच में हॉलीवुड के बारे में, या क्या उनको लगा डिफरेंस, कुछ कभी कुछ ऐसी बातचीत आई, उभरी हो? जो जो भी रेफरेंस है किताब का, या ऐसे जो भी मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, वो ये है कि वॉरियर जब उनकी आई थी ना, वॉरियर जब और नेम सेक, ये दो हाँ, फिल्में हैं। हाँ। नेम सेक के बाद खास करके ज्यादा हुआ। उसके पहले तो वो सलाम बॉम्बे में भी आ चुके थे, लेकिन सलाम बॉम्बे में बहुत छोटी भूमिका थी उनकी, जी, जी। जो चिट्ठी लिखने का काम करता है। हाँ, हाँ। लेकिन वॉरियर आई, वॉरियर के बाद वॉरियर कान नहीं जा सकी थी, लेकिन उसकी चर्चा काफी हुई थी। नेम सेक तो सब जगह गई थी, और नेम सेक के साथ उन्होंने लिखा, आपने अगर ध्यान दिया होगा, उन्होंने लिखा है कि शुरू में मुझे मीरा नायर ने बुलाया नहीं था, जी, हाँ, और हाँ। तब्बू के साथ वो घूम रही थी सब जगह, और मुझे हाँ, इस बात का गुस्सा आ रहा था कि मुझे क्यों नहीं बुला रहा है, बुला रही हैं, और मेरी तो कोई चर्चा ही नहीं हो पा रही है।
तो इन बातों को लेकर के वो कहते हैं उसमें जो फिल्में जो उनको मिल रही थी फिल्में, आप देखें कि हॉलीवुड में उनका योगदान इस बातों से ज्यादा है। ये देखने की बजाय कि कौन कौन सी फिल्म उन्होंने की, ये तो आप गूगल सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगी आपको, किस किस डायरेक्टर के साथ काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हॉलीवुड में उनको दूसरे उनके पहले के भारतीय एक्टर से अलग जा करके उनके पहले सिर्फ ओम पुरी जी दिखते हैं जो थोड़े से किरदार कर रहे थे, लेकिन उनको भी हॉलीवुड में आप देखें कि जो भी एशियन किरदारों को काम दिया जाता है उनको ज्यादातर एशियन कैरेक्टर ही दिए जाते जी जी हैं, एशियाई कैरेक्टर दिए जाते हैं, और एशियाई कैरेक्टर में बहुत ही छोटा इस्तेमाल होता है उनका। जी लेकिन एक प्रसंग इसमें नहीं है किताब में, लेकिन उनके जीवन का है कि जुरासिक पार्क वो देखना चाहते थे वहां जयपुर में, और जुरासिक पार्क देखने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और दोस्तों के साथ देखना था उन्हें, और फिर कैसे कैसे उन्होंने इंतजाम किया था वो फिल्म देखे थे, और बाद में हम सभी जानते हैं जैसा कि जुरासिक पार्क के वो मालिक बन गए थे जी फिल्म के अंदर। हाँ तो एक व्यक्ति की जर्नी ऐसी हो सकती है और ऐसा सब कुछ हो सकता है। हाँ, हॉलीवुड में ये उनको जो एक खासियत मिली, किरदार मिली। और मुझे याद है एक फिल्म करके वो लौटे थे टोरंटो से, जिसमें अक्षय कुमार भी थे। अक्षय कुमार ने मुझे बताया था कि अच्छा हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे किसी होटल में सब कोई, और जो फ्री टाइम था हमारा, और लोग आ रहे थे और इरफान से मिल रहे थे, मुझसे कोई मिल ही नहीं रहा था। और हम सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार तब भी 10 साल पहले भी अक्षय कुमार थे, जी जी हाँ हाँ और इरफान थे। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत में बिल्कुल अगर अक्षय और इरफान एक साथ कहीं जाएं तो जाहिर सी बात है ज्यादा क्राउड अक्षय की तरफ भागेगा। जी 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 लेकिन वहां अक्षय खुद परेशान थे कि यार मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा था, मुझसे कोई सिग्नेचर ही नहीं ले रहा था, जिसको देखो वो इरफान की तरफ जा रहा है। जी तब ये छोटी छोटी बातें जिससे अंदाजा लगता है कि एक एक्टर या एक व्यक्ति क्या प्रभाव छोड़ रहा है दूसरों पर। अब वो चाहते तो हिंदी फिल्मों में बहुत सारा काम कर सकते थे, जैसी तैसी फिल्में कर सकते थे सब। शुरू में ऐसा किया भी उन्होंने, शुरू में थोड़ी जी गलती हुई उनसे। गलती इस तरीके से हुई कि उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए या लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ उलझुल फिल्में भी कर ली। बल्कि मुझे प्रसंग याद है कि मैंने तो शूट देखा हुआ था, एक फिल्म कर रहे थे वो महेश भट्ट के साथ, निर्देशक उसके दूसरे थे, लेकिन उनका प्रोडक्शन था, जी और जी कोई सीन था और सीन में ये दिक्कत आ रही थी सीन करते हुए। तो इरफान बार बार पूछ रहे थे कि इसका वो आंतरिक स्वभाव क्या होगा और ये सारी चीजें। तो पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका थी उसमें, बिपाशा बसु थी उसमें। तो महेश भट्ट ने कहा, महेश भट्ट जैसा कि हम सभी जानते हैं अब तो वो थोड़े शिथिल हो गए हैं, अब बहुत ही मुंहफट और ये, लेकिन ये इरफान छोड़ यार, तू घटिया एक्टिंग करना है, तेरी घटिया एक्टिंग चाहिए, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। और इरफान के बारे में एक किस्सा और है, जो सीआईडी वो कर रहे थे, सीआईडी जो बीपी सिंह का टेली सीरियल है, हाँ हाँ बहुत ही पॉपुलर रहा है, बहुत बहुत पॉपुलर लंबा चला, अभी तक चल रहा था वो। चल रहा तो हाँ उसमें वो काम कर रहे थे, और ये किंवदंती जैसा ही कहा सुना जाता है कि उनको एक बार एक शॉट में लगभग 20-25 या 40 कदम चलना था, और 40 कदम जाने के बाद फिर कुछ पूछना था किसी से। तो उन्होंने बीपी सिंह से पूछा कि मैं 40 कदम चल के क्यों जाऊंगा, मतलब शॉर्ट हाँ में हाँ 40 कदम चलना क्यों जरूरी, सही हाँ सीधे शॉट शुरू हो सकता है कि मैं खड़ा हुआ मैं बात करने लगा। हाँ तो बीपी सिंह की समझ में नहीं, उन्होंने कहा भाई स्क्रिप्ट में ऐसा ही लिखा हुआ है तो यही करना है तुमको। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि नहीं क्यों करना है ये, 40 ही क्यों, 10 कदम क्यों नहीं, या 2 मील दौड़ना क्यों नहीं है, इसके हाँ पीछे कोई वजह नहीं होगी, लेखक ने कुछ सोचा होगा। तो बीपी सिंह की समझ में नहीं आया तो फिर उन्होंने लेखक को बुलाया, और फिर लेखक ने आकर के उनको बताया समझाया तो क्या हो, तो वो कन्विंस हो गए, फिर उन्होंने किया। तो ये सिर्फ इरफान की दिक्कत नहीं है, एनएसडी से आए तमाम जो प्रशिक्षित अभिनेता हैं
उनके साथ ये दिक्कत बॉलीवुड के लोग महसूस करते हैं कि ये निर्देशक और लेखक की कही बातों को सीधे नहीं मान लेते, और अभिनेता कलाकार जो है वो किरदार की बैक स्टोरी पे, उसके बायोग्राफी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि वो फिल्म में जितना हिस्सा है उसके अलावा उसके जीवन में क्या हुआ है, जी या फिर जहाँ खत्म हो रही है उसके बाद क्या हुआ होगा उसमें, या उसके पहले क्या हुआ, पर्दे पे आने के पहले जहाँ से हिस्सा हम उसके जीवन का ले रहे हैं उसके पहले का जीवन उसका क्या था। जी तो इन सारी चीजों पर वो बातें करना पसंद करते थे, उनके बारे में जानना चाहते थे। जी नहीं, चलिए अच्छा है। और एक चीज और भी मैं ऐड करना चाहूंगा जो मैंने एक पढ़ा मिनट था। मैं काटता हाँ हूँ। जी हाँ। एक एक चीज और भी मैंने जो उसमें पढ़ा है और अरे मैंने आवाज लगातार। गायब हो गई, एक मिनट सर। अच्छा, कोई बात हेलो। नहीं। हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, आपको हमारी पहुंच रही है। हेलो। आपकी आवाज आ रही है। नहीं आ रही है। हेलो। कोशी। ओके, तो जब तक कि सर लौटते हैं तो मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको बताता हूँ। एक मिनट। अच्छा, ठीक है। कहाँ गई? आवाज गायब हो गई इसमें। फोन आ रहा था, फोन। हाँ, फोन करिए, वो आने के वो बोलता है वो फोन को ऑफ कर दो। तो फिर मैं अभी क्या करूं? ये आ गया। हेलो। हाँ, आपको आ रही है अभी आवाज? आवाज धीमी आ रही है आपकी। अच्छा, थोड़ी देर भरवाता है अपने। अभी भी नहीं आ रही है सर? शायद थोड़ी देर में आवाज आएगी। मेरी आवाज आ रही है? आपकी बिल्कुल आ रही है और आपको सुना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें एक आपको ही मिनट में सुनना है। हेडफोन लगाता हूँ, शायद आ जाए इससे। ठीक है, ठीक है। ये तो बड़ा झंझट है फिर तो। अरे इसलिए लोग जो है एयरप्लेन मोड में रख देने से हाँ, वो ठीक रहता है, कोई फोन वोन नहीं तो आता है। क्या के लिए गई नीचे से घूमने? हेलो। हाँ, आपको अभी आवाज आ रही है? हाँ, इस पे आ रही है, हेडफोन पे आ रही है। ओ, चलिए ठीक है, तो फिर हेडफोन से चलते हैं आगे। एक छोटा सा हाँ प्रसंग और भी है जो हॉलीवुड को लेकर के, हालांकि वही मैंने कहा कि बहुत कुछ ज्यादा नहीं इस किताब में हॉलीवुड के उनके एक्सपीरियंस को लेकर के, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा है कहीं आपके इंटरव्यू में कि हॉलीवुड में काम करने के बाद बॉलीवुड वाले थोड़ा सीरियसली इनको लेने लगे थे और अच्छे रोल भी आवाज दिए। तो आ गई। पहले हाँ ऐसा नहीं हुआ। आवाज जी जी जी। हाँ, हाँ, ये तो सही ये। बात है। उन्होंने हाँ इसके बाद जब हॉलीवुड में फिल्में मिल गई, जो अपने यहाँ एक मानसिकता, एक ग्रंथि है हमारे यहाँ, जानते ही होंगे आप, जी, और हाँ सब जी लोग हाँ। जानते हैं कि अगर किसी किताब की, किसी व्यक्ति की नोबेल प्राइज मिल जाए तो वो ज्यादा बड़ा राइटर हो जाता है। हाँ, ज्यादा बड़ी हस्ती हो जाता है। या फिर इस तरह की कोई बात हो जाए तो वो अचानक से मशहूर हो जाता है। तो वही उनके साथ भी हुआ, और इसको बड़े वो लाइट वे में लेते थे कि देखो ऐसा होता है, और यही मेरे हाँ, साथ भी हुआ। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। बातें हुई हैं, जरूर हुई हैं उनके साथ। आ, लेकिन वो हिंदी फिल्में लगातार करना चाहते थे, और अपने ढंग की फिल्में कर रहे थे। और मुझे याद है जो उनका स्ट्रगल है, वो जानते थे कि वो शाहरुख खान नहीं है। इस बात से वो अच्छी तरह वाकिफ थे कि मैं शाहरुख खान नहीं, और मैं उस तरीके से नाच गा नहीं सकता, लेकिन मैं जो कर सकता हूं वह और कोई दूसरा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिस तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकता हूं। और खुद वो ऐसी फिल्में तैयार कर रहे थे कि ऐसी फिल्में के निर्माण में लगे हुए थे या कोशिश करते थे। जैसे मदारी, मदारी उनके चॉइस की फिल्म है, हिंदी मीडियम उनके चॉइस की फिल्म है, जहां इरफान बिल्कुल फिट लगते हैं कि इरफान के अलावा इस किरदार को और कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता। कोई फैशनेबल एक्टर नहीं कर सकता था, हाँ, नाचने गाने वाला एक्टर नहीं कर सकता था। नहीं कर सकता। तो उस तरीके की फिल्म की खोज में थे, तलाश में थे, और वहां पहुंच रहे थे वो। जो मैंने टाइटल में डाला, या जो मेरा अनुभव भी है, और जो आपने बहुत अच्छे तरीके से किताब के मुख पृष्ठ पर ला दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। इसका एहसास मुझे मेरे एक दोस्त संजय चौहान ने दिलवाया। संजय चौहान ने पान सिंह तोमर लिखी थी उनके साथ। अच्छा, अरे वाह। तो और मेरे क्लासमेट रहे हैं, जूनियर रहे हैं मुझसे, जेएनयू। अच्छा। तो उन्होंने बताया, यार तुमने इतना सही शीर्षक दिया है इसका, हाँ, कि इरफान तुम नहीं भी लिखते, सिर्फ फोटो लगाते और कुछ पन्ने कोरे रह गए,
तो भी इस किताब के बारे में समझ में आ जाता है कि किसकी बात कर रहे हो। जी और उन्हें तो इतना टाइटल पसंद आया कि उन्होंने कहा कि मैं तो वेब सीरीज का या किसी फिल्म का टाइटल ये रखने जा रहा हूँ और कुछ पन्ने कोरे रह गए। तो चलिए सर, खैर आपका वो सही, बहुत ये मेरा एहसास था जो मैंने लिखा। और कई बार देखा होगा इंटरव्यू में भी मैंने इस बात का जिक्र किया, और मैं इस चीज को मानता हूँ कि हमारी कोई भी बातचीत, जैसे अभी आपसे जो बातचीत चल रही है, ये एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि हर बात अधूरी रहती, जी जी जी, हर बात एक द एंड पर नहीं आती। हाँ तो हमारी लाइफ में, हमारी बातचीत में, हमारे इंटरव्यूज में द एंड नहीं होता है, असमाप्त बातचीत होती है। तो और इरफान के साथ तो अभी सबको कुछ दिन पहले ही मेरे एक मित्र हैं जिनका परिचय मैंने इरफान से करवाया था, बहुत हल्की सी मुलाकात थी, पत्रकार ही है, फिल्म पत्रकार हैं, जबकि उन्होंने कहा कि अजय, इतने उसी समय ऋषि कपूर का भी देहांत हुआ और भी लोगों का बाद में देहांत हुआ, अभी सुशांत की उन्होंने आत्महत्या की, ये सारी खबरें आ रही हैं फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लगाव एक महसूस हुआ ना इरफान के साथ, वैसा दूसरों के साथ नहीं हुआ है। ये एहसास, इसका अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था इस पर अच्छा, कि ऋषि कपूर को जो करना था, जितना काम करना था, जितना वो दे सकते थे, अपना योगदान लगभग वो कर चुके थे, जी लेकिन इरफान तो संभावना थी अभी। हाँ, तो किसी भी संभावना का न रहना या गुजर जाना अपने आप में बहुत कष्टदायक होता है, जी बिल्कुल सही बात है। और यही हुआ उनके साथ। इसलिए आप देखें कि उन दिनों में जो उमड़ के लोग आए, हर तबके के, हर कोने के, वैसे अगर इरफान का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हायरार्की में देखें तो इरफान बहुत नीचे आते, लेकिन हर सामाजिक हस्ती ने, हर सोशल एक्टिविस्ट ने उनका जिक्र किया, अपने ट्वीट किए, फेसबुक स्टेटस डाला, ये जो भी लिख सकता था वो लिखा उनके बारे में। सबको इस बात का अफसोस, जबकि सबको ही जानते थे कि उनको ऐसी बीमारी हो गई है, असाध्य बीमारी हो गई है, और जिसके बारे में उन्होंने एक जो चिट्ठी लिखी थी मुझे, जो मैंने सार्वजनिक की थी सबके सामने, उस चिट्ठी में भी इस बात का जिक्र है कि मेरा स्टॉप आ गया है और कंडक्टर ने आके मुझे नॉक कर दिया है कि तेरा स्टॉप आ गया, अब तुझे उतरना होगा। तो बहुत ही बहुत बहुत ही इमोशनल, बहुत खूबसूरत वो लाइन थी। जी जी जी, लेकिन उसमें एक दर्शन भी है कि कैसे जो है, जो बचा हुआ है, उसको कैसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है या जिया जा सकता है। और यही बिल्कुल उन्होंने अपने बच्चों को भी, जो सुतपा बार बार लिख रही हैं अपने, आप फेसबुक स्टेटस पर डालें, तो उन्होंने बच्चों को जो सीख दी, बच्चों को जो सिखाया है, उसमें ये सारी बातें। जी बहुत बढ़िया। हम आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि मुझे लगता है काफी वक्त हो रहा है और लंबा खींच रहा है। पूजा श्रीवास्तव जी हैं जो पूछ रही है सवाल कि जनरली होता है ना कि इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी लोगों से लोग थोड़ा अलग हटके रहते हैं, अरे ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप आदमी है या इंटेलेक्चुअल है, तो क्या इरफान के प्रति बॉलीवुड का रवैया कुछ ऐसा ही था या वो सबसे घुल मिल जाते थे, इसके बावजूद भी कि हम उनको इंटेलेक्चुअल काफी मानते हैं और पढ़ने लिखने का काफी शौक रहा है, तो ये किस टाइप से था उनका बाकी लोगों के या कलाकारों के प्रति नेटवर्क, वो उसके बारे में जानना चाहती है। नहीं, संबंध तो उनके इधर काफी डेवलप हो गए थे, लोगों से मिलना जुलना हो गया था, लेकिन जो सोशल एक्टिविटीज होती है, जो पार्टियों में जाना और प्राइवेट गैदरिंग में जाना, ये उसमें बिल्कुल यकीन नहीं रखते। नहीं वो घर रखते। में रहना पसंद करते थे, घर में खाना पीना, दोस्तों के साथ बैठना, वो सारी बहुत ही अंतरंग दोस्त थे। ऐसे जो फॉर्मल पार्टीज होती है जहाँ जाके लोग चेहरे दिखाते हैं, ये उनको बहुत पसंद नहीं था। हाँ, इंटरव्यू करना उनको बहुत पसंद था, लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता था उनको। आप देखेंगे कि जो उनके न रहने पर जिस ढंग से मीडिया कवरेज हुआ, उसमें हिंदी अखबारों ने जिस तरीके से उन पर लिखा, हिंदी अखबारों में जो कवरेज हुआ वो बहुत ही जबरदस्त रहा। वो इसलिए भी था कि लगभग हिंदी पत्रकारों को वो नाम से जानते थे, याद रखते थे। ऐसा कम होता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो स्टार होते हैं वो चंद हिंदी फिल्म पत्रकारों को नाम से जानते हैं या उनके प्रकाशन से जानते हैं। मैंने उनको ये बारे में देखा और उनको जाना कि वो लगभग सभी के बारे में जानते थे और हर व्यक्ति से दिलचस्पी से बात करते थे। अरे वो दिलचस्पी बनाए रखते थे उनके साथ, और ये जानते थे कि सचमुच में हिंदी पत्रकारों की अपनी समस्याएं हैं, सीमाएं हैं और मालिकों द्वारा थोपी गई आवश्यकताएं हैं,
जिसकी वजह से वो एक निश्चित दायरे में ही काम करते हैं, बहुत खुल के, बहुत आगे बढ़ के काम नहीं कर पाते हैं। नहीं इन चलिए, सीमाओं को वो जानते थे, इसलिए उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात शायद है। खुद भी हिंदी बेल्ट से आए हैं, इसलिए ऐसा हुआ होगा। हाँ जयपुर से आते हैं और जयपुर में, दिल्ली में उन्होंने देखा होगा हिंदी पत्रकारों को, जी और इस फर्क को समझते थे। एक लड़ाई जो उनकी जिंदगी की थी, और जो अंत तक जिस बात के लिए वो जूझते रहे, जो कभी जीवनी लिखी मैंने या कुछ और लिखा मैंने, कि उनका ये था कि फिल्म इंडस्ट्री उनके प्रति वही व्यवहार करे, खास करके मीडिया और अंग्रेजी मीडिया, जो उनका स्टेटस है और जिस तरीके से वो आ गए। जबकि अंग्रेजी मीडिया और कह लें कि जो पॉपुलर ग्लॉसी मैगजीन्स है, उनके लिए इरफान कोई ऐसी हस्ती नहीं थे कि उनको कवर पे डाला जाए। इस बात को लेकर के वो बहुत नाराज रहते थे और अपना दुख जाहिर करते थे और विरोध भी जाहिर करते थे। इस सर पर वो बीमारी के पहले उनको हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था, जी जी, फिल्म फेयर का। हाँ हाँ, लेकिन बावजूद इसके फिल्म फेयर उनको कवर पे लेने को तैयार नहीं, और इस बात को लेकर वो बहुत नाराज थे। और कितनी विडंबना है हाँ कि हाँ, उनकी मृत्यु के बाद उनको कवर पे डाला। ये अंग्रेजी ये मीडिया की अपनी विडंबना है, अपनी दिक्कतें हैं जी कि मृत्यु के बाद ऋषि कपूर भी और वो भी आधे आधे पेज में दोनों को कवर पे डाला गया उसी फिल्म पे। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, होती रहती हैं। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि क्या उनको बॉलीवुड में वो स्थान मिल पाया था, तो मिल तो गया था उनको, लेकिन वो बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं करते थे। उनकी रुचि सिर्फ फिल्मों में थी, और फिल्मों में भी अब उन्होंने पा लिया था। और जो मेरी बातचीत में अगर कोई बिटवीन द लाइंस और जवाबों में पढ़ना चाहे, तो हाँ, उन्होंने साफ कहा था, एक मिनट चला गया ये, तो उन्होंने ये स्वीकार किया था कि खास करके तिग्मांशु धूलिया के साथ काम करने पर उन्होंने महसूस किया था कि कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। आप कोई भी कैरेक्टर कर रहे हो, उस कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग तौर पर पेश करें पर्दे पर, तो वो उनके लिए बहुत जरूरी था। कुछ सवाल आए हैं, विभा ने दिया मुझे, जी जी, इसमें है पूजा श्रीवास्तव का वही कि बॉलीवुड में तिग्मांशु धूलिया के अलावा उनके और कौन से मित्र थे। जयराम पासवान जी का सवाल है कि सर ऐसा नहीं है कि इरफानी खान जैसे बड़े अभिनेता को बॉलीवुड में जितना उनके टैलेंट का उपयोग होना चाहिए वह नहीं हो पाया? नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये पासवान जी का जो सवाल है, उस सवाल से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाया था। उनको बराबर मौका मिला और जितना वो काम करना चाहते थे उस हिसाब से वो करते रहे। खासकर से मुझे लगता है कि उनके आखिरी दौर में तो कई फिल्मों की स्क्रिप्ट ये सोचकर लिखी गई कि इसमें इरफान ही काम करेंगे, और जी इरफान को जी जी कहीं जी मतलब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ एक सवाल और आए थे, पूजा ने ही ज्यादा पूछा है, हाँ, जी और जी जी बाकी लोग तो नमस्ते और प्रणाम में लगे हुए हैं। जी जी, ये मैं अपील करूंगा आपके जरिए भी और ऐसे भी अपने हिंदी में सुनने, पढ़ने और लिखने वालों को, कि जब बिल्कुल, भी ऐसा लाइव इंटरेक्शन होता है तो कुछ जेन्युइन सवाल किया करें। तो हाँ, जी कुछ जरूरी सवाल किया करें। ये नमस्ते प्रणाम और औपचारिकताओं में जो व्हाट्सएप पर चलता है, सुबह सुबह सूर्योदय का फोटो भेज दिया और सुबह सुबह लक्ष्मी जी का फोटो आ गया, इन चीजों से हम लोग बचें और थोड़ी सार्थक बातचीत करें तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं तो यही कोशिश करता हूँ, या फिर सुनता हूँ चुपचाप, फिर ये भी जी, नहीं करता नमस्ते नमस्ते कैसे हैं आप। हाँ, तो ये आलोचना नहीं है, जरूर सुने आप, जरूर जी, बातें करें, और ये सब भी अभिवादन भी जरूरी है, हाँ लेकिन हाँ, सिर्फ अभिवादन तक न सिमटे रहें, उससे आगे बढ़ें और सवाल करें। जी, जी, बाद में भी लोग सवाल कर सकते हैं, यहाँ आकर के पूछ सकते हैं, मुझे जब भी हाँ, मौका मिला आकर के जवाब दे दूंगा। जी बिल्कुल। सर आखिरी मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि अब मुझे लगता है अब तक लोग जुड़े रह पाना बहुत मुश्किल होता है। सर हम जैसे यंगस्टर्स के लिए इरफान एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फिल्म अभिनेता थे, क्योंकि फिल्म अभिनेता बहुत लोग होते हैं, लेकिन आपके अच्छे दोस्त होने के साथ-साथ मैं बस ये जानना चाहूँगा सर आपसे 5 चीज़ें इरफान की ज़िंदगी से जो हम लोग सीख सकते हैं, या
मतलब हमें सीखनी चाहिए या जाननी चाहिए, उस पर बस कुछ 4-5 टिप्पणियां कर दें कि इरफान में ये चीजें जो थी वो हमारे लिए इंस्पिरेशन बननी चाहिए आज की यंग जनरेशन के लिए। जी, एक तो जैसे कि उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें एक्टर बनना है, और यह भी तय था कि हिंदी फिल्मों में काम करना है उनको। ये बात एनएसडी तक आते-आते बहुत ही स्पष्ट हो चुका था उनके सामने, और फिर यहाँ आने के बाद जिस ढंग से तैयारी की, सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य। धैर्य की ज़रूरत होती है, जैसे उन्होंने 15 साल इंतज़ार किया। आप देख रहे हैं अभी जो मामले चल रहे हैं नेपोटिज़्म का और आउटसाइडर का, तो वो उससे बड़ा आउटसाइडर का क्या उदाहरण हो सकता है? जी, हाँ? जी। जो 15 साल तक परिधि के बाहर ही रहता है, वृत्त जी। के अंदर नहीं आ पाता है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार इस बात की कोशिश करते रहे, सर्वाइव करते रहे। टीवी शोज़ की या ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अगर आप फ़िल्म एक्टर बनना चाहते हैं तो टीवी मत कीजिए। जी हाँ। लेकिन उन्होंने टीवी भी किया, और उसके बाद से फ़िल्मों में आए, और फ़िल्मों में आकर के क्या मुकाम हासिल किया। हालाँकि 2000 से लेकर के 2020 या तक 20 सालों में लगभग 18 साल वो बहुत एक्टिव रहे। 18 सालों में उनकी ये यात्रा, और बहुत ही छिटपुट काम है। जितना काम उनको मिल रहा था, हुँ, उसके अनुपात में बहुत कम काम हुँ। वो कर रहे। तो चूज़ी होना, अपनी चॉइस रखना, अपनी पसंद तय करना, और जो मुझे लगता है कि एक गोल तो होना ही चाहिए। गोल ये नहीं कि हम क्या-क्या हासिल कर लेते हैं। आप देखेंगे मेरे इंटरव्यू में भी ये बात आई है कि भौतिक सुविधाओं में उनका बहुत ज़्यादा यकीन नहीं था, कि महँगी से महँगी गाड़ी खरीद लें या महँगे से महँगा फ्लैट खरीद लें। मैंने ज़िक्र किया है एक जगह, जब मैंने उनको ये उनके पुराने कमरे की तस्वीर भेजी थी, तब उन्होंने स्वीकार किया था कि एक ज़माने में मेरी लड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्पेस में जाने की, लेकिन अभी मैं फिर से उसी 10 बाई 10 के कमरे में आ गया हूँ। तो ये एक व्यक्ति की यात्रा, एक व्यक्ति का देख लें कि कहाँ वो पहुँच पाता है और क्या हासिल करना चाहता है। मुझे लगता है कि बहुत ही खुश थे वो। 1-2 सवाल मैंने भी नोट किए थे जो आए थे मेरे पास। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वही सवाल थे जो आपने पूछे शायद। हाँ, वही अच्छा, सवाल थे। जी, अच्छा जी, जी। चलिए। हाँ, और कोई अलग से सवाल नहीं है। और बाकी मैं सभी से आग्रह करूँगा, आप संकोच कर रहे होंगे कि नौटनल से यह किताब आई है, और नौटनल पे उपलब्ध है, और ज़रूर इसे आप हासिल करने की कोशिश करें। इसके अंश पढ़ें, इस पूरी किताब पढ़ें और देखें। अगर आप खुद के पास आपके ये किताब होगी तो बहुत अच्छी बात होगी। शेयर करें, आप दूसरों से शेयर करें। किताब तो नहीं शेयर कर पाएँगे आप, किताब सिर्फ़ आपके पास रहेगी। शेयर करने जी, का मतलब कि आप बता सकते हैं कि ये किताब आई है। जी बिल्कुल। और जो रिस्पॉन्स मुझे फ़ेसबुक और ट्विटर पे मिला है, मैं मानता हूँ कि अगर उसी रिस्पॉन्स में उसका 20% लोग भी इस किताब को खरीदें, हाँ, 25% भी लोग किताब को खरीदें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता होगी। मुझे बिल्कुल। पूरी उम्मीद है कि लोग इसको पढ़ना चाहेंगे, और नौटनल के ज़रिए, नौटनल पे और भी मेरी किताबें हैं, जहाँ मैं कर रहा हूँ ये काम। इसके अलावा अगर मुझसे संपर्क करना है तो मैं फ़ेसबुक पे उपलब्ध हूँ, ट्विटर पे उपलब्ध हूँ, अ, अन्य जगहों पे उपलब्ध हूँ। मेरा फ़ोन नंबर आसानी से कोई भी हासिल कर सकता है। माँगेंगे मुझसे तो मैं नहीं दूँगा, हाँ। लेकिन अगर आप वहाँ से संपर्क करके कोई ज और ये होता रहा है मेरे साथ, पूरे देश के लोग जुड़े रहते हैं, युवा ख़ास करके जुड़े रहते हैं। निलाव, आप जानते हैं कि मुझे मेरी उम्र के लोग मेरे दोस्त नहीं, हैं। मेरे सारे दोस्त यंग लोग हैं, उन्हीं के साथ मेरा मन लगता है। तो उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे मदद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं पूरा-पूरा कई बार लेख दे दिए हैं, पूरे विचार दे दिए हैं, और लोग कहते हैं कि आपका नाम दे दें हमें। नहीं, नहीं, नाम की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को समझने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। ज़रूर। चाहें तो नाम दे दें, या चाहें तो आप इसके फैक्ट्स ले लें। तो इस तरीके की कोई भी मदद हो, सिनेमा को लेके जो मेरी समझ है, उतना तो मैं शेयर कर ही सकता हूँ आप सभी से। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप जुड़े रहें, और सिनेमा पर मुझे बार-बार ये लगता है कि सिनेमा पर अच्छी समझ विकसित करने की ज़रूरत है। चालू फ़िल्में ज़रूर देखें आप, बी ग्रेड, सी ग्रेड फ़िल्में भी देखें, लेकिन अच्छी फ़िल्में क्या होती हैं इसकी समझ पैदा होनी चाहिए, और अच्छी बातचीत क्या होती है, अच्छे तरीके से कैसे रस निकाला जा सकता है, इन सारी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो नौटनल पे आएँ,
और बाकी मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं प्रचार कर रहा हूँ अपना। हाँ, बिल्कुल तो एक बिल्कुल। यूट्यूब चैनल भी है और सिनेमा हॉल नाम से चलता है वो। तो सिनेमा हॉल पर भी आए, वहाँ मैं फिल्मों के रिव्यूज करता हूँ, कुछ टॉपिकल विषयों पर बात करता हूँ, और बाकी लेख वगैरह तो लिखता ही रहता हूँ। न्यूज लॉन्ड्री के लिए लिखता हूँ मैं, सत्य बिल्कुल .com के लिए लिखता हूँ, नवजीवन के लिए लिखता हूँ, उसके अलावा लोकमत के लिए लिखता हूँ, इंडिपेंडेंट रूप से फेसबुक और ट्विटर पे लिखता हूँ। जी जी, बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों को जो हमारे साथ जुड़े उनको दिखाना चाहेंगे, ये नॉटनल पर ये किताब इस समय उपलब्ध हो चुकी है। सर को फिर से बहुत-बहुत मुबारकबाद। आप जो नॉटनल को नहीं जानते हैं, बस उनके लिए छोटी-सी जानकारी और इन्फॉर्मेशन, हमारी वेबसाइट है www.notnul.com। आप जाएँगे, वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसे ही क्रिएट करेंगे, आपको अराइवल्स में या अजय ब्रह्मात्मज नाम से सर्च कर लीजिए, या फिर अराइवल्स में जाइए, सामने किताब दिखेगी। किताब को बुक रैक पर ऐड कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। 60 रुपए की किताब है अभी, और आपको किताब मिल जाएगी। और एक कई बार ये मजाक में बात होती है, इसलिए मैं जरूर बोलूंगा, जैसे आप किताब खरीदेंगे, अजय सर को एक छोटी सी ईमेल जाएगी कि इन्होंने आपकी ये किताब खरीद ली है, ताकि अजय सर को जानकारी मिलती रहेगी कि उनकी किताब कौन कौन लोग खरीद रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनसे छुपाएंगे नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, और किताबें जरूर लेंगे। ये इसलिए बताने में कोई कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, ऐसी बातें आती है, तो जी बिल्कुल, उनको लेखक को हर एक खरीद के बारे में मालूम चलता रहता है। हमारे प्लेटफॉर्म पर तो बिल्कुल चलता है। ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे में कई मेरे मित्रों का झूठ पकड़ा गया है। उन्होंने कहा जी हाँ किताब ले ली है, मैंने देख ली है, और मुझे साफ पता रहता है कि किताब उन्होंने नहीं खरीदी। नहीं ली है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि प्लीज उनको गलत इन्फॉर्मेशन न दें, उससे आपकी बेइज्जती और आपकी रेपुटेशन खतरे में है। तो ये है। और ये किताब आप अपने मोबाइल ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। अगर किताब कहीं से भी, वेबसाइट से भी खरीदेंगे तो भी आप मोबाइल ऐप पर पढ़ सकते हैं। मोबाइल ऐप नॉटनल NOTNUL नाम से प्ले स्टोर पर है, ऐप स्टोर पर है, जाएं डाउनलोड करें। जिस अकाउंट से आपने किताबें वेबसाइट पर खरीदी, जिस ईमेल अकाउंट से, वही ईमेल अकाउंट से लॉगिन करें, और आपको वो किताब आपके मोबाइल ऐप पर भी मिलेगी। बड़े अच्छे तरीके से वो ऑप्टिमाइज्ड रहती है, पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं रहता है। 100 पेज के करीब ये किताब है, और बहुत ज़्यादा बड़ी हमने इसलिए नहीं रखी क्योंकि हम लोगों को उम्मीद है छोटी छोटी किताबें लाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, और लोग आसानी से पढ़ लेते हैं। जो पढ़ते हैं, मैं बस ये छोटी सी और जानकारी के लिए कि ये ई बुक होती है, इसका प्रिंट आउट, इसका PDF उपलब्ध नहीं होता है, और ना ही हमसे मांगे, क्योंकि ये बेहतर रहेगा आप पढ़ें और लोगों तक इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि इस किताब में क्या क्या आपको अच्छा लगा। लोगों तक शेयर करें, हमसे भी शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। सवाल और भी हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, और आप जब चाहेंगे हम दोबारा अजय सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आए, आपके उन सवालों का जवाब, या फेसबुक पर कमेंट के तौर पे दे दें, जैसा भी उनको सही लगेगा। तो इतना ही मेरी तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सर, बधाई। उम्मीद करूंगा किताब बहुत प्रसिद्ध होगी, बहुत लोगों के बीच में जाएगी, और इरफान को आपके माध्यम से बहुत लोग जानेंगे, और यही हमारे लिए ट्रिब्यूट होगा इरफान के लिए, और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आपका भी धन्यवाद, और इसी बहाने हम लोग जुड़ गए। हाँ, जी तो बहुत ही अच्छा रहा ये अनुभव, और ये लगातार होते रहना चाहिए। छोटे सेशन भी हो सकते हैं, 2-3 लोग साथ में भी आ सकते हैं, वहां भी ये हाँ, बातें हो सकती हैं। जी बिल्कुल 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 सर। तो जी मैं खत्म करता हूँ इस सिलसिले को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नॉट न्यूज के पाठक जो हमारे साथ जुड़े, जो कई फेसबुक के कई अलग अलग पेजेस से भी जुड़े, उन सभी को धन्यवाद। अगर बाई चांस हम आपके सवाल नहीं देख पाए हैं तो माफ कीजिएगा, आप हमें फिर से टैग कर दीजिए, हम उसके सवाल के जवाब कमेंट के तौर पर इंक्लूड जरूर करेंगे, बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझसे या अजय सर से किसी गलती की वजह से सवाल नहीं पहुंच पाए और जी आपके जी, सवाल बिल्कुल नहीं बिल्कुल ध्यान में हो। बिल्कुल। तो प्लीज बुरा ना माने, आप सवाल फिर से टैग कर दे और हम फिर से जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। ओके जी जी, ओके। फिर से धन्यवाद।